Hello dear students of class 12, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are again present to discuss the chapter nuclei, and this is the part 2 of the chapter nuclei. हम लोग जो है सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग जो है हम लोग न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे, न्यूक्लियस का किस तरह से एग्जिस्टेंस होता है ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम स्लाइड में देखेंगे किस तरह से जो है आगे चल करके इन सब की आगे की बातें की जाती हैं और अगले टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्लाइड में देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास एनर्जी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? मास एनर्जी रिलेशन। आप जानते हैं आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था जिसको आप जानते हैं E = mc², और ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। ये इसके इनके अकॉर्डिंग जो है हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर एंड रेडिएशन। इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, या आप कह सकते हैं मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है, और इन दोनों का कन्वर्जन होता रहता है, राइट। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें न्यूक्लियस के टॉपिक में दिखता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, अपने मास को कम करते रहते हैं, है ना। अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करके वो अपने मास को क्या करते हैं, कम करते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। पिछले टाइम में पिछले 2019-20 का जो सेशन था उसमें रेडियो एक्टिविटी का जो पूरा टॉपिक था वो आपके इस न्यूक्लियस के चैप्टर में रखा गया था, लेकिन इस बार ये टॉपिक हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, तो हमें उसको नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग हाफ लाइफ टाइम और रेडियो एक्टिविटी की बात करते थे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बस उतने ही टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इनके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और जब इनके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं तो एक से छोटे या एक से बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अगर वो टूट रहे हैं तो उसे हम न्यूक्लियर जो है फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, और जब ये जुड़ते हैं न्यूक्लियस तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम आगे बढ़ेंगे जब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें पता है कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन करते हैं मोशन से, ठीक है। ओके, सो आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है F = dp/dt, फोर्स की फॉर्मूले से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम देखते हैं। हमने यहाँ पे p की वैल्यू ये भी रख दी, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेकर के, तो आप जानते हैं कि जब भी किसी दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, m × v। अगर मानते हैं कि दोनों वेरिएबल है इस कंडीशन में m = dv/dt + v = dm/dt, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दिस फोर्स F is displaced by a body by a distance dx its energy 1। अब जानते हैं कि अगर ये फोर्स जो है मान लीजिए ये फोर्स किसी बॉडी को जो है dx डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उस पे जो वर्क डन होगा, अब जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से आप काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू वर्क डन लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ d के लिखा काइनेटिक एनर्जी, तो दिस विल बी F × dx। F की वैल्यू हमें पता है क्या है, d/dt mv। हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो आइए देखते हैं, यहाँ से d के इक्वल टू हो जाएगा f dx, और यहाँ से आ जाएगा m dv/dt dx + v। इसको हमने अलग अलग कर दिया, बेसिकली हमने f की वैल्यू यहाँ पुट करी और dx डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास है, इसको हमने क्या किया, dx को dt के साथ ले लिया, dx को हम लोगों ने dt के साथ ले लिया, और dm को जो है dv को एक साइड में कर दिया, dv को इधर कर दिया, इधर आपका dx/dt और dm एक साइड में हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं dx/dt जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके वेलोसिटी के बराबर होता है। तो dx/dt को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट द dk = mv dv प्लस, अब यहाँ पे dx/dt v के बराबर हो जाएगा, ये v² हो जाएगा, v², ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे आइंस्टाइन का रिलेशन यूज करेंगे, रिलेटिविस्टिक फार्मूला यूज करेंगे, और आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक फार्मूला दिया था, फॉर्मूला था m = m0 √1 - v²/c²। तो अंडर रूट के लिए यहाँ पे बहुत 1/2 लगा देंगे। तो ये आइंस्टाइन का मास एनर्जी मास वेरिएंट इक्वेशन है, इसे हम लोग कहते हैं मास वेरिएंट इक्वेशन। जब भी कोई भी मास जो है कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो मास होता है वो वेरी कर जाता है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन का मास रिलेटिविस्टिक रिलेशन है, और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो ये हमारे पास इक्वेशन था, जो नीचे आइंस्टाइन का इक्वेशन था, उसको हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं।
स्क्वायर करके सिंपल करेंगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वी जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग dm के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद m नॉट एंड c एट कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग m नॉट और c नॉट को क्या, c को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ पे m नॉट क्या है, m नॉट इज अ रेस्ट मास, m नॉट क्या है यहाँ पे रेस्ट मास है, और c जो है कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड है c। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर 2m dm। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर हम इसको dm के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, इसको पूरे का पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया, c स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया तो c बाहर आ गया, मतलब c स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2m dm हो जाएगा, है ना, माइनस सेकंड वाले में हमने m को कांस्टेंट माना, m को बाहर कर लिया तो 2v dv हो गया, और माइनस अब इसको लोगों ने करा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, m और दोनों कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2m dv। ठीक है, ये आ तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर dm माइनस mv dv माइनस v स्क्वायर dm इक्वल टू 0। हम लोगों ने c स्क्वायर dm को क्या लिख लिया, mv dv प्लस v स्क्वायर dm, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो dm के रिस्पेक्ट में हुआ है, dm के रिस्पेक्ट में लेकर के हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसलिए जो है इस तरह की वैल्यू निकल करके आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है इसलिए वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ से क्या आएगा, c स्क्वायर dm इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dv, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है, देखिएगा इधर ये वाली वैल्यू किसके बराबर, d के बराबर, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू को इसके बराबर लिख सकते हैं, तो d के इक्वल टू आ गया dmc स्क्वायर। अब हमने क्या किया, if the particle is accelerated from the rest to velocity v, let its mass is m naught, तो इसका रेस्ट मास m था, वो रुका रुकी अवस्था में था, और जब वो मोशन में आने लगा तो उसका मास इंक्रीज होकर के क्या हो गया, m। ये जो कर दिया, देखिएगा क्या आएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को टोटल के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेविएशन ऑफ d के। ओके, नेक्स्ट, तो ये c स्क्वायर कांस्टेंट से बाहर आ गया, डेविएशन ऑफ d, तो यहाँ से आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी k इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर। नेक्स्ट, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि m नॉट c स्क्वायर mc स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि हियर m नॉट c स्क्वायर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी, एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन है ना इक्वल टू mc स्क्वायर, तो मैं इसको डेल्टा m लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा m। k इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा mc स्क्वायर। मतलब जितना मास में कमी है, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई एक न्यूक्लियस है जिसका मास है, यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी, या एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास नंबर क्या डिफरेंस होता है, तो एटॉमिक मास नंबर जो होता है या एटॉमिक नंबर जो होता है और एटॉमिक वेट जो होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि एटॉमिक वेट जो होता है किसी भी एटम का एक्चुअल मास होता है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो हमें उसका जो है एटॉमिक मास नंबर पता चल जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं मास डिफरेंट। क्या कहते हैं, मास डिफरेंट। तो पहले उसका मास कितना था, बाद में उसका कितना मास हुआ, दोनों को माइनस कीजिए और फिर क्या कर दीजिए आप, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपको पता चल जाएगा। मतलब जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उस कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आ गया, एनर्जी इक्वल टू, इसको आप डेल्टा m लिख लीजिए और उसको c स्क्वायर, तो डेल्टा m c स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। ठीक है, ओके, अगर इसको सिंपली कर ले हम लोग, सिंपली इसको सॉल्व कर ले, तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी गिवन बाय E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन में है, ये डेरिवेशन है इसका, ये डेरिवेशन इससे में पता चलता है कि एनर्जी जो होती है वो मास में डिपेंड करती है ना, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है और मास जो है एनर्जी में। सो दिस इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, हमने डिस्कस किया। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, इसे लोग कहेंगे मास डिफेक्ट, है
ना, क्योंकि अभी हमने आइंस्टाइन इक्वेशन में देखा कि m नॉट माइनस m था, जहाँ पे m नॉट रेस्ट मास था और m जो था इट इज़ द इंक्रीज्ड मास। तो इंक्रीज्ड मास में से उसका रेस्ट मास माइनस करोगे तो क्या होगा, आपको मास डिफेक्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग नॉर्मली किसी भी, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है, एटॉमिक वेट आप देख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, लेकिन जब एक्चुअल में उसको हम लोग मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक वेट में डिफरेंस होता है। उन दोनों के बीच में क्या आता है, डिफरेंस आता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो ईजिली हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कहाँ गया, तो हम कहते हैं कि ये जो मास डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में उसी को मास डिफेक्ट कहेंगे, और वो मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। So it is the difference between the rest mass of the nucleus and the sum of the masses of the nucleons composing the nucleus is known as the mass defect. न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, A कहते हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस M, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ जो है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों के मासेस के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसे हम लोग मास देते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिएगा इस फॉर्मूले को समझिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा M इज इक्वल टू ZME प्लस A माइनस Z MM माइनस M। ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा, ठीक है, ये समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिएगा जो M है, M इज इसका एटॉमिक वेट, जो एक्चुअल मास, जब हम लोग उसको मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एटम है तो उस एटम को जब हम लोग मेजर करते हैं केमिकल बैलेंस से तो हमें पता चलता है कि उसका मास कितना है। और अगर वैसे मान लीजिए सोडियम आपने ले लिया, तो सोडियम आपने लिया तो सोडियम में देखा आपने उसका एक्चुअल मास कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब उसकी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग उसको आपने मेजर किया, एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड आप जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर में से अगर प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, A माइनस Z, जहाँ पे A क्या है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसको माइनस कर दें तो जो बचेगा वो न्यूट्रॉन ही तो बचेगा, तो ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमें न्यूक्लियर का मास पता चल गया इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर के फॉर्म में हमें पता चल गया। अब उसमें से इसकी एक्चुअल मास को माइनस कर दिया जाए तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल मास जो मिलता है वो इस वाले वैल्यू से क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में डीके हो रहा है, उससे कुछ एनर्जी क्या हो रही है, मास क्या हो जा रहा है, उससे डीके हो जा रहा है, उससे कुछ मास जो है रेडिएट हो जा रहा है। तो हम देखते हैं ये वैल्यू आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अब मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को होगा पैक्टिक फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग उस पूरे न्यूक्लियन को मास डिफेक्ट निकाल लें और उसके पूरे न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर दें तो जो हमें मिलेगा पर न्यूक्लियन पता चल जाएगा कि पर न्यूक्लियन में कितना जो है मास का डिफेक्ट हो रहा है, और उसे हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट वी कॉल दैट, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए स्लाइड। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितना निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जो मास डिफेक्ट हुआ, जो आपका मास डिफेक्ट हुआ वो मास डिफेक्ट कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने देखा। तो हमारा इस तरह से एक सेगमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है न्यूक्लियर फोर्सेस का, जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं और उसके पीछे जो है कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। तो आई होप ये बाइंडिंग एनर्जी को समझ में आ गया होगा, मास डिफेक्ट भी समझ में आ गया होगा, मास डिफेक्ट निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। लेकिन अगर उसको कुछ एनर्जी दे दी जाए या उसमें से कुछ एनर्जी निकल जाए तो वो क्या करेगी, उसके न्यूक्लियस से ब्रेक कर देगी। आ रही बात समझ? तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जो लगातार अपने न्यूक्लियस के मास को क्या कर रहा है, एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट कर रहा है। तो अगर मैं उससे मान लीजिए मैंने कोई यूरेनियम का एलिमेंट लिया, यूरेनियम का न्यूक्लियस मैंने देखा एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू को निकाला, फिर उसका हमने एक्चुअल मास निकाला, एक्चुअल एटॉमिक वेट निकाला, तो हमने देखा दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो मास कहाँ गया, हम कहते हैं कि वो मास जो है
एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अब ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी को हम लोगों ने कह दिया बाइंडिंग एनर्जी। क्या कह दी? बाइंडिंग एनर्जी, राइट। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड प्लेस देम एट द इनफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम अ एटम। मतलब हम क्या कर दें, मतलब वो एनर्जी जो किसी भी न्यूक्लियस को दी जाए और न्यूक्लियस ब्रेक कर जाए और वो फिर से जुड़े, फिर से वो कंबाइन ना हो, तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है कि मास डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको आप c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे c की वैल्यू जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ रख दिया, आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी। चलिए हम थोड़ी बात आगे करते हैं। अगला जो सेगमेंट है न्यूक्लियर के चैप्टर में, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो एक सेगमेंट तो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो सेगमेंट है उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो इसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे, देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आपको सबसे पहले ही मैंने बताया होगा 11वीं क्लास में कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। हमारे नेचर में 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें से 2 फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 2 फोर्सेस ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले दे आर द फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो रहा है। तो ये ध्यान से समझिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं। पहला आपका प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, तीसरा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे किस तरह से इंटरचेंज होते हैं। और जब ये इंटरचेंज होते हैं तो ये अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि रेडिएशन के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, क्योंकि जब ये आप समझ पाएंगे तभी आपके माइंड में समझ पे आएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो कितने खतरनाक होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन होता है। और एक ऐसा फोर्स जो इनको आपस में बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की खासियत ये होती है कि बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये 10⁻⁻15 लेवल पे ही काम करता है, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो काम नहीं करेगा, उसमें वीक हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, तो न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझते रहिएगा। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो है एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है टू ब्रेकिंग और ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, देयर आर द 3 काइंड ऑफ मेसॉन्स, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो ये मेसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें कुछ और भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग मेसॉन कहते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। पाई एंड पाई नेगेटिव आर द 273 टाइम्स ऑफ द हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से 273 टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगला है पाई न्यूट्रल। पाई न्यूट्रल होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल मेसन, दिस इज द 264 टाइम हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट ऑफ द मेसन थ्योरी। अब ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था युकावा। युकावा जो थे वो जापान के थे, उन्होंने जो है इस थ्योरी दी थी, युकावा मेसन थ्योरी। और उन्होंने जो है इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देयर इज ए कांस्टेंट कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द मेसन बिटवीन द वन न्यूक्लियन एंड अदर, दिस गिव द राइज टू एक्सचेंज ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड कीप देम बाउंड, राइट। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो और पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फोर्सेस को एक्सचेंज करते रहते हैं और आपस में अपना नेचर क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। Within the nucleus, a neutron is never permanently a neutron. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसका परमानेंट प्लेस नहीं होता, वो कभी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वो आपका जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। एंड दे प्रोटॉन इज नेवर परमानेंटली प्रोटॉन्स, राइट, एंड दे कीप चेंजिंग टू ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग अ पाई मेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जब दो
देखो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि अगर प्रोटॉन अपना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा भाई, उसके पास एक पॉजिटिव, एक ही कमी है। तो करता न्यूट्रॉन क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है और जब इमिट करता है तो वो जाकर के उसके ऊपर लग जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम मेसान थ्योरी से समझते हैं, राइट। तो अगर न्यूट्रॉन अपने अंदर से पाई नेगेटिव निकालता है, पाई नेगेटिव निकाला तो ये पाई नेगेटिव क्या करेगा, जाकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रॉन में से एक नेगेटिव निकला हुआ है इसलिए वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आपकी जो युकावा थ्योरी है या मेसॉन थ्योरी है, ये हमें ये बताती है कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर एक्सचेंजिंग टू ईच अदर बाय रिलीजिंग द मेसॉन पार्टिकल्स, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन। चलिए, द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस, मतलब दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है उसमें जो एक्सचेंज होता है वो पाई जीरो पर होता है, पाई न्यूट्रल, मतलब इसमें कुछ नहीं होता, कोई एक्सचेंजिंग नहीं होता, उसमें पाई न्यूट्रल निकलता है, मेसॉन निकलता है बिटवीन द न्यूट्रॉन्स। चलिए अगला देखिए। अब देखिए जैसे, अब इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि देखिए कैसे होगा। एक न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन में ही रहेगा, कब, जब वो क्या करेगा, इमिशन करेगा किसका, पाई न्यूट्रल, पाई जीरो, राइट। और अगर मान लीजिए ये, अब फिर ये पाई कहाँ जाएगा, ये जाकर के किसी न्यूट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, न्यूट्रॉन के साथ, तो यहाँ पे जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पे इमिशन होगा, ठीक है। इस बात को समझने के लिए इसी तरीके से इसको भी समझ सकते हैं आप। चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन इमिशन करेगा और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन हो रहा है और प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन हो रहा है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन में, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में पाई नॉट मेसॉन क्या करता है, रिलीज होता है ना, पाई नॉट मेसॉन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अगर वो इमिट करेगा तो पाई नॉट का इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो पाई नॉट, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ही रहता है, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में क्या होगा, ध्यान से समझिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कब कन्वर्ट होगा, तो मैंने आपसे बताया कि न्यूट्रॉन अपने अंदर से अगर एक पाई मेसॉन को क्या करेगा, पाई नेगेटिव मेसॉन को रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन बन जाएगा। अगर मैं न्यूट्रॉन में से एक नेगेटिव निकाल दूं, क्योंकि नेगेटिव नहीं कह सकते इसको, इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, इसलिए इसको हमने पाई से कॉल किया और उसका नाम हमने रखा मेसॉन। क्या नाम रखा, मेसॉन पार्टिकल। अभी मैंने बताया था कि मेसॉन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा हैवी होता है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, अपने अंदर से एक मेसॉन पार्टिकल को क्या करेगा, नेगेटिव मेसॉन पार्टिकल को इमिट कर देगा, तो इमिशन ऑफ पाई नेगेटिव, तो ये इमिशन होगा रेडिएशन के फॉर्म में, क्योंकि इतना मास कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन मास इतना हैवियर है, अब अपने अंदर से ये पाई नेगेटिव को माइनस रिलीज करेगा, तो ये रेडिएशन के फॉर्म में, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो एमिसिव स्पेक्ट्रा क्या होगा, एमिसिव। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर ये पाई जो न्यूट्रॉन है, अगर ये न्यूट्रॉन पाई प्लस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अगर ये न्यूट्रॉन जैसे यहाँ से रिलीज हुआ, अब मान लो इसमें पाई पॉजिटिव है, मेसॉन पॉजिटिव है, मेसॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन के साथ लग जाता है, तो भाई न्यूट्रॉन के ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या आ जाएगा, बताइएगा आप मुझे, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रॉन जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन होगा आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड। देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है पाई नेगेटिव, ठीक है, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि इसको एक पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को, इस न्यूट्रॉन जो ये आपके पास न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को अगर एक पॉजिटिव मिल जाए तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात तो वही हुई ना कि न्यूट्रॉन में से एक निकल जाए या एक इसमें पॉजिटिव आ जाए, राइट। न्यूट्रॉन में से एक पाई नेगेटिव मेसॉन निकल जाए तो ये इसी हो जाएगा, या तो एक पाई पॉजिटिव इसमें ऐड हो जाए तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ सिमिलर टू अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन देखें, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर एक ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है, और प्रोटॉन में एक नेगेटिव हो जाता है तो न्यूट्रॉन बन जाता है। यही तो बात हुई। तो इस तरह से जो है इंटरेक्शन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, मेसॉन पार्टिकल के फॉर्म में। तो मेसॉन जो है एक सबएटॉमिक पार्टिकल है, पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The time involved in such an exchange is so small that the free meson particle cannot be
डिटेक्टेड एज सच, मतलब ये इतना कम होता है, ये इतना फास्ट होता है कि इसके रेडिएशन को हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते कि कितना तेजी से ये हो रहा है। तो यूपावर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी निकली है और उसके टोटल न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चल गई, अब यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए या उसके मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है भाई। न्यूक्लियन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या करना है यहाँ पे डिसाइड करना है। तो इट इज द बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियन, तो डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको मैं b बार से रिप्रेजेंट करूंगा, तो बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा m c², जहां पे डेल्टा m क्या है, मास डिफरेंस। मैंने बताया था मास डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर के बीच में, या कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इधर की तरफ क्या ले लिया, मास नंबर ले लिया, इधर की तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले लिया। ठीक है, और ये किसमें लिया गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया, और यहाँ पर मास नंबर किसमें लिया गया है, ये आपका जो है ए में लिया गया। आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमें जो है ये अलग-अलग पॉइंट्स मिलते हैं। हम लोग पीरियोडिक टेबल उठाते हैं और हर एक टेबल का हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपका हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ना, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, हीलियम हो गया, हीलियम का आइसोटॉप, लिथियम हो गया, लिथियम का आइसोटॉप, बेरिलियम, बेरिलियम का आइसोटॉप, यहाँ पे फिर हीलियम आ गया, देखो He4। इस तरह से हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल में थे सबके लिए हमने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी बनाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइटली बहुत तेजी से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी स्मूथ हो जाएगी। अब अगर इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूं, चलो मिलाते हैं इन पॉइंट में, हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से जो है बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आयरन की होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसकी होती है, तो आपका आंसर होगा कि सर सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो आयरन की होती है। इसका मतलब अगर हम लोग आयरन के मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये आयरन की सबसे ज्यादा होती है। इसको इस बात को क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ वाले सेगमेंट को आप देखो, यहाँ वाले सेगमेंट को देखो आप, तो यहाँ वाले सेगमेंट्स का जो बाइंडिंग एनर्जी वो स्लाइटली कम है, और ये छोटे न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियर साइज है वो काफी कम है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियर साइज है वो कम है। यहाँ पे देखिएगा रीजन ऑफ द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये हमें से पता क्या चलेगा, इससे हमें पता ये चलेगा कि जिसका जो है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी इसका कंक्लूजन भी देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब क्योंकि इधर वाले एक इंपॉर्टेंट बात ये मैंने उल्टा बोल दिया कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, वो क्या होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए वो फ्यूजन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना, उनको फ्यूज करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है। तो छोटे एटॉमिक मास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है दो न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना। तो ये जो छोटे एटॉमिक मास वाले जो पार्टिकल्स हैं, इनका आप देखिए एटॉमिक मास जो है 0 से लेकर के 26 तक के बीच जो एटॉमिक मास के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और जबकि इधर वाले ये वाला देखिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आयरन वगैरह जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसका यूज जो है हम लोग पिलर्स वगैरह बनाने में करते हैं। और इधर के जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे हैव द फिजन, इनके पास फिजन कनेक्शन होता है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ वेरी लाइट न्यूक्लियस सच एज हीलियम इज वेरी स्मॉल। तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम और हाइड्रोजन के लिए क्या है, बहुत ही कम होता है। सेकंड पॉइंट आते हैं, इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज इन द वॉल्यूम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम देखते हैं इनिशियली पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन द मास नंबर ऑफ 4 to 20, तो 4 से लेकर के 20 के बीच में द कर्व शोज द साइक्लिक अपीयरेंस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक बार नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, साइक्लिक अपीयरेंस क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ऑफ द पीक corresponding to the helium, beryllium, carbon, oxygen and neon. This shows that the binding energy per nucleon of these nuclei is greater
than those of their intermediate levels। मतलब इसमें जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए आप लिथियम यहाँ पे आ गया, लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन देखिए हीलियम का जो है ज्यादा आ गया, तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम का ज्यादा हो गया, बेरिलियम का कम हो गया, राइट। तो इसमें एक ग्राफ ये हमें शो कर रहा है बिटवीन द मास नंबर 4 to 20 द कर्व शोज दैट द सिलेंड्रिकल अपीयरेंस ऑफ द पीक corresponding to the helium, beryllium, carbon, oxygen and neon. This shows that the binding energy per nucleon of these nuclei is greater than those of their intermediate levels, right? मतलब intermediate से क्या होगा ज्यादा होगा। Next point, after a is equal to 20 there is a gradual increase। अब देखिए a is equal to 20 क्या कहते हैं, तो gradual increase हो रहा है, देखिए increase हो रहा है। The maximum value of 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे तक 8 equal to 56। तो आयरन का देखिए 56 होता है, तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, आयरन की होती है, और therefore iron nucleus is the most stable। This is very important point, this is very important point, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कह रहे हैं कि आफ्टर a is equal to 20 the maximum value of 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is reached to the a is equal to 56, therefore iron nucleus is the most stable। तो भाई आयरन न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन अगर निकालना है तो आपको 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, इनिशियली आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते किसी भी एटम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियोइड्स हैविंग द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 40 to 120। तो 40 से लेकर के 120 के बीच में these elements are highly stable and non radioactive। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके बीच में 40 से 120 के बीच में ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि जो आयरन के हो गए, वुड हो गया, इन सब का जो है बहुत कम होता है, लेकिन आप जानते हैं सीमेंट वगैरह हम यूज करते हैं, उसमें रेडॉन और तमाम तरह के जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे घर में जो रेडिएशन का लेवल हो, जो भी मटेरियल हम लोग यूज करें उनका एटॉमिक मास नंबर 40 से 120 के बीच में ही हो, तो आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं जो हमें हार्म नहीं पहुँचाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट, बियॉन्ड a is equal to 120 the value of decrease and falls to the 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द यूरेनियम। तो अब क्या होता है कि जब इसके आगे हम लोग जाते हैं तो a is equal to 120 से क्या होता है, इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, और यूरेनियम तक पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। नेक्स्ट, बियॉन्ड a is equal to 128 the value shows a rapid decrease। इसके बाद 128 के बाद रैपिड डिक्रीज होता है, दिस मेक्स एलिमेंट बियॉन्ड द यूरेनियम ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट। इसके बाद जो होते हैं ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट हो जाते हैं और वो क्वाइट अनस्टेबल और रेडियोएक्टिव। तो यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं दे आर द क्वाइट, इसके पहले वाले भी प्लैटिनम हो गया है ना, ये सब जो हो गए, ये सब यूरेनियम के बाद वाले जो है वो सब क्या हो जाएंगे, रेडियोएक्टिव हो जाएंगे, वो अपने अंदर से खुद जो है एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, the dropping of the curve of the high mass number is the indicate that the nucleus are more tightly bound and they can undergo the fusion become the stable। मतलब अब ये समझिए कि कोई भी जो है न्यूक्लियस जो है स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हैं और खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व विद द लो मास। यहाँ पर देखिएगा ये वाला नंबर इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियस कैन अंडरगो द फ्यूजन टू बिकम स्टेबल। यहाँ पे ये क्योंकि ये जो है इनके न्यूक्लियस बहुत छोटे हैं और ये स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे फिजन क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। बात समझ में आ रही है? तो फिजन और फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है, वो एक बीच की कंडीशन लाना चाहता है जिसमें वो स्टेबिलिटी को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट देखते हैं, तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप इंडिकेट करिए, इसको पढ़िए अच्छे से, इस ग्राफ को देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स, ये सारे के सारे जो है स्पेशल फीचर्स जो हैं इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, सेम चीज़ वही है जो आपने मैंने आपको बताई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक हटा दिया गया है, चलिए आगे कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक था, तो ये रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक जो है ये हटा दिया गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग लीव आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करनी है, जिसको हम अगली वाली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।